गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में। यानी कि बिज़नेस के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे कि बिज़नेस दो पार्ट से मिलके बना है। पहला था इसके अंदर इंडस्ट्री में हमने पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। और दूसरा उसके अंदर आता है कॉमर्स। और कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में था ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। यानी कि कॉमर्स दो पार्ट से मिलके बना है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो हमने ट्रेड के बारे में कल पढ़ा था। इसमें होम ट्रेड होता है। होम ट्रेड के अंदर लोकल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं हम, स्टेट लेवल पे करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं, जिसको इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं। यानी कि दोनों ही परचेजर और सेलर क्या होते हैं, विद इन द कंट्री होते हैं। और फिर था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एड्स टू ट्रेड। यानी कि ट्रेड में सहायता कौन कौन करते हैं। तो इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। एक्जुलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड क्या है, द एक्टिविटी विच असिस्ट मतलब हेल्प करती हैं, ट्रेड आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड। यानी कि ट्रेड के अंदर जो सहायता करती हैं, जो एक्टिविटी हेल्प करती हैं, जो भी हाइंडर्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, उनमें जो हेल्प करती हैं वो है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक गुड्स को डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग, फाइनेंस अवेलेबल करवाना। इंश्योरेंस, रिस्क को कम करता है। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज का काम करता है, टाइम यूटिलिटी बनी रहे। एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये इसके अंदर आता है मेनली एड्स टू ट्रेड के अंदर। तो इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, दीज सर्विसेज एंटरप्राइजेज फैसिलिटेट मूवमेंट्स, फाइनेंस, रिस्क कवर करना बैंक के, इंश्योरेंस के द्वारा, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग है, सेल प्रमोशन ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला इसके अंदर पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करें, यूजुअली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सर्टेन लोकेशंस। ज़्यादातर हब होते हैं प्रोडक्शंस के, जैसे अपने गुड़गांव में हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, फरीदाबाद में हैं काफ़ी सारी, उधर भिवाड़ी में हैं। तो जबकि उसका प्रोडक्शन का प्लेस और कंजप्शन का प्लेस जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जोग्राफिकली देखें, अगर उसको भौगोलिक क्षेत्र से देखें तो वो बहुत दूर दूर हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट आती है ट्रांसपोर्ट की। और कम्युनिकेशन से क्या पता चलता है, इन्फॉर्मेशंस आपको मेल करनी है जो टेलीफोनिक है। यूजुअली प्रोडक्शन टेक प्लेस इन सर्टेन लोकेशंस एंड कंजप्शन ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई प्रोडक्शन तो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, लेकिन उसका कंजप्शन या उसके जो ग्राहक, उसके जो कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट के, वो ऑल ओवर द कंट्री हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम यह आई कि माल वहाँ तक कैसे पहुँचे, गुड्स एंड सर्विसेज को वहाँ तक प्रोवाइड कैसे करवाया जाए। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट से रेल ट्रांसपोर्ट है, मालगाड़ी में माल भर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अंग्रेज़ों के टाइम पे स्टार्टिंग में 1853 में जो ट्रेन चलाई गई थी, उसका पर्पज़ भी मेन यही था कि पोर्ट पे जो माल आता है या यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेके जाना है उनको, वो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरी कंट्री के अंदर वो जो है वो दे के आ सके। तो प्रॉब्लम रिमूव किससे होती है, ट्रांसपोर्ट से। तो इसमें रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है और वाटर ट्रांसपोर्ट मेन इसके अंदर आते हैं। तो अलोंग विद द ट्रांसपोर्ट, अब ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट की भाई पहुंचाने की चीज़ हो गई। कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट विच हेल्प टू प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि मेल से हमने ऑर्डर कर दिया कि ये माल चाहिए, ऑनलाइन हम परचेजिंग करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का वे है, मीन्स है। इसमें पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, अदर मॉडर्न मीन्स, जैसे आजकल मेल से होता है ज़्यादातर, फैक्स है। कम्युनिकेशन में भी रिगार्डेड एज एक्जुलरी टू बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑल बिजनेस कंसर्न नीड फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। कुछ पैसा तो ओनर लगाता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, अकाउंट में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए,
और एक्सपेंसेस पे करने के लिए, तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ है। यानी कि फाइनेंस की हर्डल को कौन दूर करता है? बैंकिंग सिस्टम फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। तो बैंकिंग सिस्टम कैसे हेल्प करेगा? जब लोन लेना हो, मान लो बड़े लेवल पे बिजनेस आपको करना है, तो उसके अंदर बैंक से हम लोन ले सकता है कोई भी बिजनेसमैन। और फाइनेंस क्या है? फाइनेंस को बैकबोन कहा गया है बिजनेस की। क्या कहा गया है? बैकबोन ऑफ द बिजनेस। इसके बिना क्या है कि ना तो आप बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगता है, वेयर हाउस कर मशीनरी लेनी है बड़ी बड़ी, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़। जितनी ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी उतना ही जो है ईजी होता है प्रोसेस। अब ये बैंक कह रहा है कि कैसे हेल्प करते हैं, देखें। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, आम लोगों से, एफडी के रूप में, सेविंग अकाउंट्स के रूप में, एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर बिजनेस। जो बैंकों के पास जो पैसा जाता है उसका क्या यूज़ है? वो कंपनीज को देता है, फंड्स में पैसा लगता है। दे लैंड मनी, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट क्रिएशंस हैं, लोन्स हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जो हमने पढ़े थे अकाउंट्स के अंदर कल, ध्यान हो आपको, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, उस तरह के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक डिस्काउंट करता है, वो हम डिटेल में अकाउंट में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ चेक्स, रिमिटेंस फैसिलिटीज़ एंड वेरियस अदर सर्विसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी। यानी कि देखो बैंक क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है कि अगर मान लो आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए और आपने चेक काट दिया किसी सप्लायर का 1.5 लाख रुपए का, और आपकी गुडविल अच्छी है बैंक के पास, तो उसके हिसाब से तो चेक होना चाहिए आपका डिसऑनर या बाउंस हो जाना चाहिए, इसको बाउंस बोलते हैं। लेकिन आपकी गुडविल अच्छी है बैंक में, तो बैंक आपका चेक जो है वो क्लियर कर देता है और 1,50,000 रुपये सप्लायर को दे देता है। तो जो 50,000 रुपये वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यानी कि एक बार एट ए टाइम बैंक ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, फैसिलिटी दे दी, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन करता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, मैक्रो में। लोन्स देता है, बिल्स को डिस्काउंट करता है। अब ये बिल डिस्काउंट की क्या कहानी है कि मान लो हमने अपने कस्टमर को गुड्स बेच दी 3 महीने की उधार पर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, 3 महीने की उधार, तो वो तो पैसे देगा 3 महीने के बाद, लेकिन हमें आफ्टर 1 मंथ ही रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई पैसे चाहिए। तो हमारे पास जो BR है, बिल्स रिसीवेबल, हम उसको बैंक में ले जाते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये का बिल था, तो बैंक हमें वो पैसे दे देगा। पूरे 10,000 रुपये नहीं देगा, कुछ कम करके देगा, 2 महीने का ब्याज काट के। कलेक्शन ऑफ चेक, चेक के कलेक्शन करता है। हमारे पास जो चेक आते हैं वो हम लगा सकते हैं बैंक में, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। रिमिटेंस फैसिलिटीज़, वेरियस अदर फैसिलिटी, इस तरह से बैंक जो है वो अदर कर। तो जब भी बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो, सब चाहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो फाइनेंस चाहिए होता है और बैंक उसके अंदर हेल्प करता है। उसी तरह बड़ी जो कंपनियां वो शेयर डिवेंचर इशू करती हैं, वहाँ से फंड आता है, तो यहाँ भी बैंक हेल्प करता है इस तरह के कामों में। उसके बाद आता है बेटा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिल्कुल सिंपल, हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तुम्हें सब पता ही होगा कि हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी है कि बाई चांस कोई अननेचुरल डेथ हो जाए तो परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी होता है। दूसरे होते हैं जर्नल इंश्योरेंस, जैसे कार का होता है 1 साल का गाड़ी का, उसी तरह से फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, गोडाउन में रखे हुए माल का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो जर्नल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं, सामान्य बीमा है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में माल आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फायर, आग लग जाना, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आ जाता है, उसमें माल नष्ट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, और किसी भी कारण से स्टॉक का डैमेज हो जाना, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में पेड करना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और उसके बाद अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस होता है तो कंपनी से हमें वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे दूर दूर फैले हुए हैं कस्टमर, तो मैंने बताया था प्रोडक्शन का प्लेस अलग है, तो वहाँ तक गुड्स को पहुँचाने में थोड़ा सा रिस्क है, एक्सीडेंट वगैरह का और भी चोरी का, तो उसके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस मतलब बड़े बड़े घर।
यानी कि एक स्टोर घर है कह सकते हो, जिसके अंदर माल को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो प्रोडक्शन इज ऑलवेज इन एंटिसिपेटिंग ऑफ फ्यूचर डिमांड। अब आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, किस चीज़ को लेके कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर की डिमांड को ध्यान में रखें। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा, अभी प्रोडक्शन नहीं चल रहा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत सप्लाई आ रही है कुछ एक चीज़ों की, तो वो कहाँ से आ रही है? वेयर हाउस से। यानी कि वेयर हाउस क्या करते हैं, एक्सेस में जो प्रोडक्शन हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डिमांड के अलावा, उसको स्टोर करते हैं, और उसके बाद जब किसी भी कारण से डिमांड का प्रेशर पड़ता है सप्लाई पर, तो वहाँ से हम रिलीज़ कर सकते हैं गुड्स को, सो दैट द प्रोडक्ट्स आर टू बी केप्ट इन गुड कंडीशन अनटिल दे आर सोल्ड। वेयर हाउस फैसिलिटीज स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड स्टेबिलिटी प्राइस बाय एक्वलाइजिंग सप्लाईज। इसका क्या मतलब है कि वेयर हाउस में क्या करते हैं कि माल का स्टोर किया जाता है। जैसे गेहूं का प्रोडक्शन अभी हुआ है, उसके बाद अब पूरे साल गेहूं नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अभी गवर्नमेंट खरीद रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI, उसके बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, मंडियां हैं, वहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे ताकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस ना बिगड़े और किसी भी तरह का लॉस किसी को ना हो। उसी तरह एक प्रोड्यूसर है, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, एक कंपनी हो, कंपनी चला रहे हो, प्रोडक्शन करते हो चीज़ों का, तो कई बार एडवर्स कंडीशन के कारण हम प्रोडक्शन ना कर पाएँ बाई चांस, तो डिमांड का जब प्रेशर पड़े तो हम वेयर हाउस से माल को जो है, जो हमने एक्सेस में एक बार कैपेसिटी में प्रोडक्शन किया था, उसको हम जो है वो बेच सकते हैं। ये काम करता है। फिर है एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल सिंपल सा, टीवी पर भी देखते हो, ऑनलाइन भी देखते हो। इट हेल्प्स टू रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि लाखों लोगों की पहुंच। कैसे पता चला कि भाई कोई लक्स की साबुन आई है, कोई सिंथोल की आई, कोई फेयर एंड लवली आई। कैसे पता चलता नए नए प्रोडक्ट्स का कि आज वो फ़ोन आ गया है, कि वो ऐसी स्क्रीन का फ़ोन आने वाला है, ये लैपटॉप आने वाला है, कोई भी प्रोडक्ट, वो कार आने वाली है, नई गाड़ी आने वाली है, सारी चीज़ें हमें एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको पता है, जो जितनी अच्छी मार्केटिंग स्किल्स जानता है, एडवर्टीजिंग करता है, उतने ही उसके कस्टमर बढ़ते हैं। जब कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए देखो एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को लेते हैं कई कंपनियां, है ना। तो उससे क्या होता है, कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर जुड़ते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एक मीडियम है। उसमें प्रोडक्ट के बारे में एक समरी सी बता दी जाती है कि इस तरह का प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तो ये नॉलेज दी जाती है ग्राहकों को, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं हमारे, उनको जो है वो एक नॉलेज दी जाती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो दस एडवर्टाइजिंग मेक्स पॉसिबल मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए लार्ज स्केल। तो बड़े स्केल के ऊपर ये पॉसिबल बनाती है। थैंक यू। इसको रिवाइज करना अच्छे से प्लीज़, पहले का काम भी आपने करके नहीं दिखाया है, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।